हाल के समय में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव पर दुनिया भर की नजरें रही है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ईरान में कथित गुप्त गतिविधियों ने ईरानी नेतृत्व को चिंता में डाला है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी और उनकी खुफिया एजेंसियां मोसाद के नेटवर्क को नष्ट करने में असफल रही है। इस स्थिति में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए ईरान ने तालिबान से मदद मांगी है ताकि वो पश्चिमी खुफिया एजेंसियों विशेष रूप से मोसाद के जासूसों की पहचान कर सके। ये खबर दिखाती है कि ईरान किसी भी हाल में अपने सिस्टम से मोसाद का सफाया करना चाहता है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की वो कोशिशें करते रहे हैं। जून 2025 में उन्होंने उन्हें निशाना भी बनाया। हाल के वर्षों में ईरान में कई विस्फोट और हमले भी हुए जिनमें परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं, संवेदनशील गुप्त सुविधाओं पर हमले शामिल भी हैं। 2025 में भी मोसाद की सक्रियता कम नहीं हुई है। जून 2025 में ईरान ने दावा किया कि मोसाद के 6 जासूसों को हमदान प्रांत से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद ये साइबर जासूसी और देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ईरान ने उन पर आरोप लगाया। इसके अलावा ईरान ने जासूसी के आरोप में कई और लोगों को फांसी दे दी है, जिनमें से कुछ पर मोसाद के लिए काम करने का आरोप था। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोसाद ने ईरान के भीतर गहरी पैठ बना रखी है, जिससे ईरानी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि ईरान मोसाद का सफाया करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, जिसके लिए उसने हाल के समय में बहुत लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान ने तालिबान से मांगी मदद। ईरान ने मोसाद को सबक सिखाने के लिए अब तालिबान से मदद मांगी है। खबरों के अनुसार ईरान ने तालिबान से एक ऐसी सूची मांगी है जिसमें ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और अन्य पश्चिमी एजेंटों के नाम शामिल है। इस सूची कथित तौर पर ब्रिटेन से गलती से लीक हुई थी और तालिबान के पास उपलब्ध है। ईरान का मानना है कि इस सूची की मदद से वो मोसाद के जासूसों की पहचान कर सकता है और पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन पर दबाव बनाकर इसराइल को रोक सकता है। ये कदम कई मायनों में असामान्य है। ईरान और तालिबान के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेद जग जाहिर है। ईरान शिया प्रधान देश है, जबकि तालिबान सुन्नी विचारधारा का पालन करता है। इसके बावजूद दोनों के बीच हाल के वर्षों में कुछ सहयोग जरूर देखा गया है, खासकर अफगानिस्तान में पश्चिमी प्रभाव को कम करने के लिए। तालिबान के पास एक ऐसी सूची होने का दावा भी संदिग्ध है, क्योंकि तालिबान की खुफिया क्षमताएं सीमित मानी जाती है। फिर भी अगर तालिबान ईरान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है तो जाहिर तौर पर ये ईरान की ताकत को जरूर बढ़ाएगा, ताकि मोसाद का सफाया ईरानी सिस्टम से किया जा सके। मोसाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करने के लिए ईरान ने आंतरिक स्तर पर भी कठोर कदम उठाए हैं। हाल के महीनों में ईरान ने सैकड़ों लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनमें से कई पर मोसाद से संबंध होने का आरोप है। इसी के चलते ईरान ने कई लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया और अब ईरान ने ये ऑपरेशन ज्यादा तेज किया है ताकि मोसाद के लोगों को पकड़ा जा सके, मोसाद के एजेंटों को पकड़ा जा सके और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जा सके। साथ ही साथ ईरान के जो अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो सैन्य गतिविधियां हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की रणनीतिक गतिविधियां हो, वो गुप्त रह सके। और इसके लिए ईरान ने अब तालिबान की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं
बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है हमास जैसी सैन्य ताकतों को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी। इस यूटर्न को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्या तुर्की ने हमास से धोखा कर दिया या यह एक रणनीतिक बदलाव है? असल में इस बदलाव के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, कूटनीति और वैश्विक दबाव का बड़ा खेल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तुर्की एक नेटो सदस्य देश है और अमेरिका बार बार उसे हमास को समर्थन देने पर चेतावनी देता रहा। साल 2024 की शुरुआत में जब अमेरिका ने तुर्की की आलोचना की, तब से ही संकेत मिलने लगे थे कि एर्दोआन सरकार अब हमास को खुले मंच पर समर्थन देने से पीछे हट रही है। इसके अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों दबाव में है और इसे पश्चिमी देशों के निवेश, व्यापार और पर्यटन की सख्त जरूरत है। ऐसे में हमास जैसे विवादित संगठन के साथ खुलकर खड़ा रहना तुर्की के लिए आत्मघाती हो सकता था। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पर दस्तखत करके तुर्की ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें वह फिलिस्तीन का समर्थक बना रह सकता है, लेकिन हमास की सैन्य भूमिका से दूरी बना सकता है। यह उस संतुलन का हिस्सा है जिसमें एक ओर मुस्लिम दुनिया की भावनाएं और दूसरी ओर वैश्विक राजनीति की हकीकत। हालांकि तुर्की का यह रुख नया नहीं, यह सालों से 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक रहा, लेकिन अब पहली बार उसने सार्वजनिक तौर पर हमास को सत्ता से बाहर करने की बात को समर्थन दे दिया। यह बदलाव उस समय आया जब मध्य पूर्व के कई देश हमास से थक चुके हैं और फिलिस्तीन को एक स्थायी राजनीतिक ढांचे में ढालना चाहते हैं। सऊदी, जॉर्डन और मिस्र जैसे देश पहले ही हमास को एक बाधा मान चुके हैं। अब तुर्की भी उसी पंक्ति में खड़ा हो गया। एर्दोआन का यह रुख कई लोगों के लिए धोखा हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह एक जिम्मेदार रणनीतिक कदम तुर्की की तरफ से बताया गया। फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में अब फोकस हथियारबंद प्रतिरोध से हटकर राजनीतिक समाधान की ओर जाने लगा और तुर्की नई दिशा में खुद को स्थापित करना चाहता है। शायद यही वजह है कि आज एर्दोआन के लिए हमास भूमिपुत्र नहीं बल्कि एक बाधा बन चुका है।